नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। क्रीमिया को रूस से जोड़ने वाले केर्च पुल पर यूक्रेन का तीसरा हमला, पानी के नीचे 1100 किलो टीएनटी विस्फोटक लगाकर किया गया धमाका, पुल को सपोर्ट देने वाले पिलर को भारी नुकसान। रूस का दावा, 24 घंटे में यूक्रेन के 1400 सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन बोला, 3 साल में रूस के 10 लाख सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार की हत्या, 10वीं पास बेरोजगार हमलावर ने घर में घुसकर मारी गोली। 17 साल की सना ने ठुकराया था उसका लव प्रपोजल। न्यूजीलैंड की महिला सांसद ने सदन में दिखाई अपनी न्यूड फोटो, कहा ये एआई से 5 मिनट में बनी। डीप फेक को रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत। साउथ कोरिया में वामपंथी पार्टी का जीतना लगभग तय। सर्वे में 51.7% वोट मिले, 30 साल में सबसे ज्यादा वोटिंग। नेपाल में राजशाही समर्थक आंदोलन को कुचलने की तैयारी, गिरफ्तारी के डर से अंडरग्राउंड हुए नेता। आंदोलन में शामिल 61 लोगों पर मुकदमा दर्ज। और अब आज की खास खबर। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का चर्चा दुनिया भर में है। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान अभी तक उबर नहीं पाया है। इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। हालांकि शुरुआत में पाकिस्तान ने अपने नुकसान की बात कबूल नहीं की, लेकिन अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के डोजियर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि भारतीय सेना ने जितना बताया है, पाकिस्तान को उससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया दस्तावेज में यह बात सामने आई है कि भारतीय सेना ने पीओके में बताए गए आतंकी ठिकानों से कहीं ज्यादा जगहों को निशाना बनाया था और एयर स्ट्राइक हमला, पाकिस्तान एयरबेस स्ट्राइक कहीं ज्यादा सटीक और गहरा था। इस कबूलनामे ने पाकिस्तान के अब तक के दावों को झूठा साबित कर दिया है और भारत की सटीक सैन्य रणनीति को उजागर किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने मोर्चा खोल दिया। उसने भारत के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमला करने की कोशिश की। हालांकि इंडियन आर्मी ने इसे नाकाम कर दिया। फिर भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई एयरबेस तबाह किए। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान हुआ। इस खुलासे ने पाकिस्तान के कई पहले के बयानों को झूठा साबित कर दिया है। डोजियर के मुताबिक भारत ने इस ऑपरेशन में कुल 28 आतंकवादी और सैन्य ठिकानों को तबाह किया, जबकि पहले माना जा रहा था कि सिर्फ 20 जगहों पर मिलिट्री एक्शन हुआ था। इस खुलासे ने पाकिस्तान के कई पहले के बयानों को भी झूठा साबित कर दिया है और साफ कर दिया है कि भारत की जवाबी कार्रवाई सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि निर्णायक और विध्वंसक थी। भारत की तरफ से की गई कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 एयरबेस निशाने पर थे, जिनमें नूर खान, रफीकी, मुरीद के, सुकरूर, सियालकोट, सरगोधा, पसरूर और चुनियान एयरबेस शामिल हैं। मैक्सार टेक्नोलॉजीज की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरों ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान के इन ठिकानों पर काफी बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे पाकिस्तान की वायुसेना की परिचालन क्षमता यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कमजोर हुई है। भारत ने पेशावर, सिंध, झांग, भवालनगर और गुजरांवाला जैसे इलाकों में भी गहरी पैठ बनाकर सटीक हमले किए। हालांकि पाकिस्तान अब तक इस बात को खारिज करता रहा, लेकिन डोजियर की माने तो पाकिस्तान में कई अघोषित सैन्य और आतंकवादी अड्डे पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं। भावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय, मुरीदके में लश्कर तैयबा का ट्रेनिंग कैंप, पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में इंडियन आर्मी ने 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया। पाकिस्तानी सेना की एंट्री के बाद भारतीय ऑपरेशन ने और ज्यादा उग्र रूप
इख्तियार किया, लेकिन इंडियन एयरफोर्स और नेवी की कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक ने पाकिस्तान को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। सेना के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी अच्छी रणनीति और सटीक खुफिया इनपुट का नतीजा थी। भारत ने यह दिखा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ अब जवाब सर्जिकल नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक है। इंडियन आर्मी के पूर्व चीफ जनरल वीके सिंह ने बयान दिया, भारत ने आतंकी नेटवर्क को जड़ से हिलाने के लिए गहराई तक स्ट्राइक की। पाकिस्तान का डोजियर उसी की बौखलाहट है। सोशल मीडिया पर हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर अनकवर्ड ट्रेंड करने लगा है, जिसमें लोग भारत की सैन्य ताकत और राजनीतिक साफगोई की तारीफ कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय पाकिस्तान की तरफ से जारी इस डोजियर की आधिकारिक समीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद यूएन और दूसरे वैश्विक मंचों पर भारत इसे सबूत के तौर पर पेश कर सकता है। रॉ और एनटीआरओ जैसी एजेंसियां अब ये विश्लेषण कर रही हैं कि पाकिस्तान के सैन्य ढांचे में कितना स्थायी नुकसान हुआ है और क्या ये आने वाले दिनों में आतंकी हमलों में कमी ला सकता है। वायुसेना के सूत्रों ने संकेत दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के कुछ मिशन अभी क्लासिफाइड हैं और उन्हें आने वाली रिपोर्ट में सार्वजनिक किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सटीकता दिखाई गई, उसके पीछे भारत की उन्नत रियल टाइम इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा प्रोसेसिंग रही। पहली बार सैन्य ऑपरेशन और डिप्लोमेटिक प्रेशर एक साथ इस्तेमाल किए गए और भारत ने हमले के बाद दुनिया भर को अपने कदम की वैधता के प्रामाणिक सबूत दिए। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल की गई मिसाइलों, ड्रोन और बाकी सिस्टम्स का ज्यादातर हिस्सा एक साइलेंट गेम चेंजर के रूप में मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोग्राम से आया। बहरहाल डोजियर लीक होने से पाकिस्तान के आंतरिक सैन्य ब्यूरोक्रेटिक तंत्र में फूट उजागर हो गई है। पाकिस्तानी सेना से जनता का भरोसा लगातार गिर रहा है। और अब आज की दूसरी खास खबर। 3 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। ये जंग अब सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े सियासी मंचों पर भी लड़ी जा रही है। 15 मई 2025 को तुर्की में दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर हुई बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नहीं पहुंचे। हालांकि रूस ने अपना प्रतिनिधिमंडल यहां भेजा था। इस बैठक में शामिल हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सीज फायर के लिए रूस की भागीदारी को दिखावटी बताया था। इस लड़ाई में ताज़ा मोड़ ये है कि एक तरफ यूक्रेन ने रविवार को रूस पर 100 से ज़्यादा ड्रोन दागकर रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। रूस पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने एक्स पर एक पोस्ट करके कहा कि बेहद शानदार नतीजा रहा, एक ऐसा नतीजा जिसे पूरी तरह यूक्रेन ने अपने दम पर हासिल किया है। ये हमारा सबसे लंबी दूरी का ऑपरेशन था जिसमें ऑपरेशन की तैयारी में शामिल हमारे लोगों को समय रहते रूसी इलाकों से निकाल लिया गया। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुताबिक इस ऑपरेशन की वजह से रूस को $7 अरब का नुकसान हुआ और उसके एयर मिसाइल कैरियर के बेड़े का 34% हिस्सा नष्ट हो गया। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को नाटो की सबसे अहम बैठक लीडर्स समिट में शामिल होने का औपचारिक न्योता मिल गया है। ये समिट 24-25 जून को नीदरलैंड्स के हेग शहर में होने जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने इस न्योते का ऐलान लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में एक नाटो प्रोग्राम के दौरान किया। उन्होंने बताया कि नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने उन्हें पर्सनल तौर पर बुलाया है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया में खबरें हैं कि अमेरिका खुद इस बुलावे से थोड़ा परेशान है। खबरों के मुताबिक अमेरिका को डर है कि ज़ेलेंस्की की मौजूदगी मीटिंग में डिसरप्शन ला सकती है, यानी माहौल बिगड़ सकता है। उधर नाटो पहले ही साफ कर चुका है कि यूक्रेन की नाटो में एंट्री अटल है। यही बात रूस के लिए एक सबसे बड़ी चुभन बन गई है। रूस कई बार कह चुका है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिशें ही इस जंग की सबसे बड़ी वजहों में से एक हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं। कहा जा रहा है कि उनकी टालने वाली सोच की वजह से
नाटो के कुछ अधिकारियों को डर है कि समिट में ज़ेलेंस्की की मौजूदगी से माहौल गड़बड़ा सकता है। इतना ही नहीं, नाटो की तरफ से कुछ बैठकें, खासतौर पर नाटो यूक्रेन काउंसिल की बैठक को स्किप करने की भी चर्चा हो रही है। ये वही मंच है जहां यूक्रेन को बाकी नाटो सदस्यों के बराबर जगह मिलती है। फरवरी 2025 में ज़ेलेंस्की जब एक मिनरल डील को फाइनल करने के लिए अमेरिका गए थे, तब ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस के साथ उनकी बहस को पूरी दुनिया ने देखा था। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका पर रूस के साथ रिश्ते सुधारने का आरोप तक लगा दिया था। हालांकि अप्रैल में वो डील साइन हो गई। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि नाटो समिट में असली खेल क्या होगा। दरअसल इस समिट की असली थीम कुछ और है। अमेरिका की मांग है कि सभी सदस्य देश अपने डिफेंस बजट को बढ़ाएं। इस एजेंडे के चलते नाटो इस बार का कार्यक्रम बहुत छोटा और सीधा रख रहा है, ताकि कोई विवाद या ड्रामा ना हो। अब देखना यह है कि इस मीटिंग से कोई शांति की राह निकलेगी या टकराव की दीवार और ऊंची हो जाएगी। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।